जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज है फ्रेंड्स 25 मई की हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे इतिहास में आज के दिन घटी हैं, बट हमेशा की तरह कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए फटाफट कर कुछ पॉइंट्स आज की हिस्ट्री की यानी कि 25 मई के बारे में देख लेते। तो फर्स्ट पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत कवर करेंगे 1787 यानी कि 1787 में अमेरिकी संविधान सम्मेलन की शुरुआत हुई। और ये शुरुआत हुई कहाँ? फिलाडेल्फिया में हुई। सेकेंड पॉइंट 1810 यानी कि 1810 में अर्जेंटीना ने नेपोलियन स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। तो अर्जेंटीना ने नेपोलियन स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो 25 मई 1810 में की थी। ये तो हमने देख लिए कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। अब वैज्ञानिक उपलब्धियां हमारे इतिहास में कौन कौन सी हैं आज के दिन जो महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स 1667 सर आइजैक न्यूटन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की। सर आइजैक न्यूटन के बारे में आप सभी जानते हैं, अवगत होंगे इनसे। ये एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है आज के ही दिन यानी कि 25 में 1667 में ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री प्राप्त की। और 2008 में नासा के फिनिक्स लैंडर ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। और आज के ही दिन फ्रेंड्स जो है आज के दिन क्या है? तो आज के ही दिन जो हमारे भारतीय निर्माता एवं अभिनेता करण जौहर है उनका जन्मदिन है, यानी कि 25 मई 1972 को करण जौहर का जन्म हुआ था। आप सभी जानते हैं ये बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं और ये एक भारतीय अभिनेता और निर्माता हैं। और आज का जो विशेष दिन यानी कि आज को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो फ्रेंड्स आज के दिन को हर साल गुमशुदा अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट मीन्स इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे के रूप में आज को मनाते हैं। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का उद्देश्य यह है कि लापता बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए आज के हिस्ट्री के बारे में। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6-12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने फ्रेंड्स क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम आगे क्लास 10th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखी होगी। नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से क्लासेस देख करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए और जुड़ जाइए हमारे इस सीरीज़ के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में करेंगे फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। और ये क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड किससे है? तो ये क्वेश्चन आंसर्स फ्रेंड प्राकृतिक श्वसन एवं कृत्रिम श्वसन का जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे क्लास 10th का, उससे रिलेटेड है। और वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि पूरे इस अध्याय में हमने पढ़ा क्या। तो फ्रेंड्स इसमें हमने किया था प्राकृतिक श्वसन क्रिया का अर्थ जाना था, कृत्रिम श्वसन क्रिया का अर्थ जाना था, और प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन में अंतर क्या होता है उसके बारे में हमने देखा था। है प्राकृतिक श्वसन की क्रियाएँ देखी थी। फिर हमने कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कृत्रिम श्वसन है क्या, वो भी हमने देखा था। साथ ही साथ कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और किन किन मेथडों से जो है व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दिलाया जाता है। तो 3 प्रकार के हमने मेथड देखे थे। एक देखा था सेफर्स विधि, एक देखा था सिल्वेस्टर विधि, और एक देखा था लाबार्ड विधि। यानी कि ये जो 3 मेथड थे, जो 3 विधियाँ थी, ये किसकी हमने पढ़ी? कृत्रिम श्वसन के समय जो है इन तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। सेफर्स विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है और डूबने से उसका दम घुटता है, यानी कि उसके फेफड़ों में पानी घुस जाता है, तो उसको निकालने के लिए जो है सेफर्स विधि का प्रयोग किया जाता है। सिल्वेस्टर विधि, यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई है, कहीं चोट लग गया, उसके कारण अगर उसका दम घुट रहा है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो सिल्वेस्टर विधि दिलाई जाती है। और लाबार्ड विधि, जब
प्रायः छाती की हड्डी अथवा पसली टूट जाने की स्थिति में इस विधि को अपनाया जाता है। तो ये विधि कब दी जाती है लाबार्ड विधि? जब सेफर्स और सिल्वेस्टर दोनों तरह की विधियां काम नहीं करती तो उस परिस्थिति में लाबार्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। तो और इसको भी हमने तीनों विधियां देखी थी। साथ ही इन विधियों को अपनाते टाइम यानी कि जब भी किसी को सेफर्स विधि दिया जा रहा है यानी कि सेफर्स विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन प्रदान कराया जा रहा है, तो उस समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी हमने पढ़ा था। सिल्वेस्टर विधि में भी हमने सावधानियां देखी थी, साथ ही साथ लाबार्ड विधि के बारे में भी जाना था। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारा प्रीवियस क्लास थी और ये पूरा हमारा टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको एक बार रिवीजन हो गया होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा है। अब एक बार चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है श्वसन क्रिया क्या है? ऑप्शन ए ऐच्छिक क्रिया है, ऑप्शन बी अनैच्छिक, ऑप्शन सी अनावश्यक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी हमने पढ़ा है कि श्वसन क्रिया क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कहता है वायुमंडल की वायु वार्ग मार्ग से पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की जो वायु होती है वायु मार्ग से पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी फेफड़ों में, ऑप्शन सी पेट में, ऑप्शन डी गले में। तो वायुमंडल की वायु जो होती है वायु मार्ग से कहाँ पहुंचती है? वो पहुंचती है फेफड़ों में, इट मीन्स हमारे लंग्स में। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कहता है प्रश्वसन तथा निःश्वसन की क्रिया किसकी दो उपक्रियाएं हैं? पढ़ा था ना हमने प्रश्वसन और निःश्वसन के बारे में। तो ये दोनों क्रिया जो है किसकी दो उपक्रिया है? ऑप्शन ए कहता है प्राकृतिक श्वसन की, ऑप्शन बी कृत्रिम श्वसन की, ऑप्शन सी परिसंचरण तंत्र की, ऑप्शन डी कंकाल तंत्र की। तो फ्रेंड प्रश्वसन तथा निःश्वसन जो क्रिया है ये हमारी प्राकृतिक श्वसन की क्रिया है। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कहता है कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? यानी कि कब कृत्रिम विधि की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए जल में डूब जाने पर, ऑप्शन बी फांसी लगाने पर, ऑप्शन सी मोच आने पर, ऑप्शन डी जुकाम होने पर। तो फ्रेंड्स जल में डूब जाने पर कृत्रिम विधि से श्वास दिलाई जाती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसको कृत्रिम विधि द्वारा उसको श्वास प्रदान कराई जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो पानी में डूबेगा तो उसका दम घुटेगा और दम घुटने पे जो है कृत्रिम श्वास प्रदान कराई जाती है। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 5 कहता है दम घुटता है, दम क्यों घुटता है? ऑप्शन ए पानी में डूबने पर, ऑप्शन बी बुखार आने से, ऑप्शन सी सिर में दर्द होने पर, ऑप्शन डी इन सभी में। तो फ्रेंड दम कब घुटता है? पानी में डूबने पर, यानी कि जब पानी में कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उसका दम घुटने लगता है। दम घुटने का मतलब क्या है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि श्वसन क्रिया जो एक अनैच्छिक क्रिया है वो सही रूप से काम नहीं करती, अच्छी तरीके से नहीं होती, तो उसी को हम कहते हैं दम घुटना। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर, यानी कि दम किस कारण घुटता है? तो पानी में डूबने पर दम घुटता है। क्वेश्चन 6 कहता है सिल्वेस्टर विधि से कृत्रिम श्वसन देने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सिल्वेस्टर विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन देना हो तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए कहता है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो फ्रेंड 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। आप कमेंट करके बताइए ये दोनों व्यक्तियों का क्या क्या कार्य है सिल्वेस्टर विधि से कृत्रिम श्वसन दिलाने में। क्वेश्चन 7 कहता है सिल्वेस्टर विधि में घायल को लिटाया जाता, ऑप्शन ए ढलान पर, ऑप्शन बी घुमावदार स्थान पर, ऑप्शन सी समतल स्थान पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स सिल्वेस्टर विधि में घायल को कहाँ लिटाया जाता है? समतल स्थान पर लिटाया जाता है। क्वेश्चन 8 कहता है सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए डूबने पर, ऑप्शन बी बेहोश होने पर, ऑप्शन सी हड्डी टूटने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब होता है? बेहोश होने पर, यानी कि जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है किसी दुर्घटना बस तो क्या होता है उस विधि में सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है किस विधि से करवट के बल लिटाया जाता है? यानी कि कौन सी ऐसी विधि कृत्रिम श्वसन की दिलाई जाती, कौन सा ऐसा मेथड है कृत्रिम श्वसन का जिसमें व्यक्ति को करवट के बल लिटाया जाता है? ऑप्शन ए कृत्रिम श्वसन, ऑप्शन बी प्राकृतिक श्वसन, ऑप्शन सी लाबार्ड विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा लाबार्ड विधि।
तो ये तो देखा हमने बहुविकल्पीय प्रश्न। अति लघु उत्तरी क्या कहता है, देखते हैं। श्वसन क्रिया से आप क्या समझते अथवा श्वसन से आप क्या समझते, बताइए। तो वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का बाहर निकलने की प्रक्रिया ही क्या है, संयुक्त रूप से श्वसन क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन 2, श्वसन क्रिया में कौन कौन सी उपक्रियाएं निहित होती हैं। तो श्वसन क्रिया में 2 उपक्रियाएं होती है, हमने पढ़ा था, एक प्रश्वसन एवं निहित श्वसन। क्वेश्चन 3, प्राकृतिक श्वसन क्रिया के अवरुद्ध होने पर किस अनिष्ट की आशंका रहती है। तो प्राकृतिक श्वसन क्रिया के अवरुद्ध होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की आशंका बनी रहती। क्वेश्चन 4, कृत्रिम श्वसन का अर्थ बताइए, आप बता सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो बाहरी प्रयासों द्वारा जब व्यक्ति के फेफड़ों में बाहर से वायु पहुंचाई जाती है तो इस क्रिया को ही कृत्रिम श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है, कृत्रिम श्वसन और प्राकृतिक श्वसन में एक अंतर लिखिए, आप बता सकते हैं। कोई भी, हमने कई सारे अंतर पढ़े। क्वेश्चन 6 कहता है, किसी विधि में धीरे धीरे पीठ पर दबाव डालते हैं। तो जो शेफर्स विधि होती है उसके द्वारा धीरे धीरे पीठ पर दबाव डालते हैं। क्वेश्चन 7, कृत्रिम श्वसन क्रिया से आप क्या समझते हैं, बताइए। कृत्रिम श्वसन क्रिया क्या है, कितनी बार हमने पढ़ लिया। लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्राकृतिक श्वसन का क्या अर्थ है, बताइए कमेंट करके। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं यही कहूँगी कि अपनी मर्जी से आप लिखिए। वही है, प्राकृतिक श्वसन का क्या अर्थ है, कितनी बार तो हमने पढ़ लिया प्राकृतिक श्वसन के बारे में। क्वेश्चन 2 कहता है, प्राकृतिक श्वसन एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। 2020, 11, 16, 11, 9, 8, 7, 6, 5 कितनी बार पूछा गया है, तो बता सकते हैं आप। अपनी सुविधा के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है, कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं, रोगी को कृत्रिम श्वसन कब और कितने प्रकार से दी जाती है। शेफर्स विधि में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था। सिल्वेस्टर विधि की सावधानियां बताइए, वही सब है जो हमने पढ़ रखा है सब। क्वेश्चन और बनाएंगे ही कहाँ से। क्वेश्चन 6 कहता है, लाबार्ड विधि से श्वसन कराने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मैं आपसे कितनी बार बोलती हूँ फ्रेंड्स की, इसीलिए तो हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं, जो आप पढ़ते हो वही आपका क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए एक बार अच्छे से टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन इजीली ही आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, क्या, प्राकृतिक श्वसन एवं कृत्रिम श्वसन विद क्वेश्चन आंसर। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने तो पूरा का पूरा प्रयास किया है कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए, बट फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछिए, आपके डाउट लेने का पूरा प्रयास कराया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स करेंगे हम एक न्यू टॉपिक, और न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर क्लासेस समझ में आ रही है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।